नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और इन दिनों अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित भी होंगे और सीरियस भी होंगे। बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास के अंदर हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। और 2 लेक्चर के अंदर हमने जो है काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। लगभग 60-70% जो पोर्शन है एनसीईआरटी का, वो हम क्लियर कर चुके हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर जैसा कि आप देखते हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर दी थी, जिसके अंदर हमने शल्य क्रिया विधियाँ जो है वो लास्ट में किया था और सारा कुछ समझ में आ गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दी थी मैंने, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है और कहाँ से नीट के सवाल बनते हैं, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी। तो आज की क्लास में हम जो हैं वो एमटीपी शुरू कर रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये चैप्टर ये हेडिंग जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, यानी कि अगर मैं इसको फुल फॉर्म वाले में लिखूं इंग्लिश के अंदर, एमटीपी इसको कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म है, मेडिकल टर्मिनेसी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में इसको बोला जाता है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। क्या होता है, आइए एनसीईआरटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, यानी कि अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो मानव के अंदर जो गर्भावधि होती है वो लगभग 9 माह 15 दिन के आसपास होती है। लगभग मैं अगर लिखूं तो यहाँ 9 महीने की अवधि होती है, ठीक है। लेकिन उस गर्भावस्था से पहले, पूर्ण होने से पहले, 9 महीने की अवधि पूर्ण होने से पहले, आप जानबूझकर कहो या सब ऐच्छिक यानी अपनी इच्छा से गर्भ का समापन करवाना, जो गर्भ है अंदर, मादा के अंदर जो गर्भ है, जो बच्चा बन रहा है, उसको कंप्लीट होने यानी कि 9 माह से पहले जानबूझकर कहो या अपनी इच्छा से कहो, गर्भ का उसका समापन करवा देना अंदर ही, इसको कहते हैं प्रेरित गर्भपात या फिर चिकित्सकीय सगर्भता समापन। प्रेरित गर्भपात भी कहते हैं और चिकित्सकीय सगर्भता समापन भी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन करवा देना, चिकित्सकीय समापन करवाना, चिकित्सा की सहायता से उस गर्भ का समापन करवा देना, प्रेगनेंसी का समापन करवा देना, चाहे वो स्वैच्छिक हो चाहे जानबूझ कर हो, गर्भावस्था से पहले। ये होती है एमटीपी। ये क्या होती है? एमटीपी। डॉक्टर के पास जाके चिकित्सकीय रूप से उस गर्भ को पूर्ण होने से पहले, गर्भावधि पूर्ण होने से पहले भ्रूण को जानबूझकर या अपनी इच्छा से भ्रूण का समाप्त करवा देना, समापन करवा देना, इसी को बोला जाता है एमटीपी या चिकित्सकीय सगर्भता समापन। याद रहेगा क्या? एमटीपी क्लियर हुई? देखा जाए तो ये तो कानूनी रूप से गलत है, कानूनी रूप से गलत है ये तो। लेकिन पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन यानी 4.5 से लेकर 5 करोड़ चिकित्सकीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार की कुल सगर्भताओं का 1/5वां भाग है। इसका मतलब ये है, 1/5वां भाग का कहने का मतलब 20% मैं कह सकता हूँ। कहने का मतलब संसार में जितनी भी प्रेगनेंसी है, मान लो एक्स प्रेगनेंसी हैं, एक्स प्रेगनेंसियाँ हैं टोटल, एक्स कोई नंबर है कि इतनी प्रेगनेंसियाँ हैं, तो उस प्रेगनेंसियों में से 20%, उस एक्स में से 20% जो है वो करवाई जाती है एमटीपी, मतलब उनको समाप्त करवा दिया जाता है गर्भ के अंदर। 20%, पूरी जितनी भी प्रेगनेंसी है वर्ल्ड के अंदर, जितनी प्रेगनेंसियाँ हैं उसका 20% एक साल के अंदर जो है 20% जो है उसका एमटीपी करवाई जाती है। और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक साल के अंदर यानी हर साल लगभग 45 से 50 एमटीपी होती है। 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है, सॉरी, 45 से 50 मिलियन एमटीपी यानी 4.5 से लेकर 5 करोड़ जो है टोटल एमटीपी होती है एक साल के अंदर पूरे संसार के अंदर। और जितनी भी एमटीपी होती है उसका कितना भाग है, सॉरी, जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसका कितना भाग है ये एमटीपी? 20%, या 1/5वां भाग। क्लियर है? तथापि एमटीपी में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं। अब देखो, इस एमटीपी के अंदर देखा जाए तो भावनात्मक चीज भी है। मान लो गलती से जो है सगर्भता की स्थिति आ गई है, अब उसको हटाना चाहते हैं, तो ये भावनात्मक रूप से देख सकते हैं अपन। नैतिक रूप से, धार्मिक चीजें भी होती है कभी कभी, धर्म के हिसाब से लोग, अंधविश्वास टाइप होता है स्टीरियो, कि हमें नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, हटानी है तो एमटीपी करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे सामाजिक पहलू हो सकते हैं कुछ, ये कुछ पहलू हैं, ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से एमटीपी करवाते हैं।
और ये सब रीजन होने की वजह से बहुत सारे देशों के अंदर बहस है कि एमटीपी जो है उसको स्वीकार कर देना चाहिए कि हाँ करवाओ आप आराम से, या फिर उसको कानूनी बनाना चाहिए। कानूनी बनाने से तात्पर्य है कि आपको कानून से छूट लेनी पड़ेगी, आपको एमटीपी करवानी है, सिग्नेचर होंगे, सब लिखा जाएगा, दस्तावेज बनेंगे। तो अंत में जाके फैसला ये किया गया कि एमटीपी जो है उसको कानूनी रूप से स्वीकृत किया गया। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, इंडिया के अंदर हुआ है ये दुरुपयोग। अब दुरुपयोग क्यों हुआ कि पता चल गया जाता है एमटीपी करेंगे तो पता चलेगा कि गर्भ में बच्चा है क्या है। तो गर्भ में अगर लड़की होती है, ये कन्या भ्रूण हत्या के रूप में इसका दुरुपयोग होने लगा। गर्भ के अंदर अगर लड़की है तो जानबूझकर जो है वो एमटीपी करवा देते थे लोग, और उस गर्भ को गिरा दिया जाता था। बहुत ही गलत और हानिकारक चीज़ है, इसलिए इसका दुरुपयोग ये होने लग गया था। इसीलिए इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1971, याद रखें ये जो 1971 वाली चीज़ है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। ये जो लाइन मैंने करी है ये नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब नीट के अंदर क्वेश्चन आसानी से स्टेटमेंट आया था, ये वाला नीट 2024 के अंदर ये स्टेटमेंट आया था। नीट 2024 के अंदर ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिला था, आप पेपर उठा के देख सकते हो। इसीलिए नीट के अंदर ये चीज़ें पूछती हैं, इसलिए एनसीईआरटी का नीट के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। तो 1971 के अंदर इस दुरुपयोग को रोकने के लिए जो एमटीपी है, उसको एमटीपी मतलब चिकित्सक की सगर्भता समापन है, इसको कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी भारत सरकार द्वारा। यस, इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या और भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, क्योंकि मादा भ्रूण हत्या हो रही थी इसकी वजह से, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, भेदभाव भी हो रहा है, माता हत्याएं भी हो रही है इस प्रकार की। इसलिए एमटीपी को जो है कानूनी रूप से स्वीकार किया गया। अब दूसरा है कि एमटीपी जैसी चीज़ क्यों बनाई गई, क्यों एमटीपी करवा रहे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि एमटीपी करवानी पड़ रही है। तो ज़रूरत ऐसी है, मैं आपको बताऊं, अगर भ्रूण जो है सर्वोच्च गर्भता की स्थिति आ गई है, लेकिन क्या होगा जब भ्रूण जो है किसी आनुवांशिक रोग से पीड़ित है, या फिर सगर्भता की स्थिति जो है, गर्भावधि जो है, गर्भावस्था जो है, वो माता और भ्रूण अगर दोनों के लिए खतरे वाली हो, तो कि भाई सगर्भता की स्थिति बने रहना माता के लिए भी खतरा है और बच्चे के लिए भी खतरा हो, ऐसी स्थिति हो सकती है रोग वगैरह के लिए, रोगों में, तो उस समय तो एमटीपी करवानी पड़ेगी। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, इसलिए इस एमटीपी को बनाया गया है। आप ध्यान से देखेंगे हेडिंग दी गई है चिकित्सक की सगर्भता समापन क्यों, यानी कि एमटीपी क्यों करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका उत्तर अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाना है। मेन रीजन तो यही है कि अनचाही सगर्भता मतलब हम चाहते ही नहीं थे और सगर्भता की स्थिति आ गई है। तो जब हम चाहते ही नहीं है कि सगर्भता की स्थिति आए, उस समय अगर सगर्भता की स्थिति है तो उसको हटाना तो होगा, उससे मुक्ति तो पाना होगा, इसीलिए एमटीपी करवानी होगी। फिर चाहे वे लापरवाही से कर दिए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम ही क्यों ना हो, या तो लापरवाही से, गलती से असुरक्षित यौन संबंध बना लिए और उस समय ये चीजें आ गई तो एमटीपी करवानी पड़ेगी। या फिर मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय कोई असफल हो गया, मान लो प्राकृतिक विधियां अपन यूज कर रहे थे, प्राकृतिक विधियां असफल हो गई, या बैरियर मेथड कोई असफल हो गया, तो उस समय जो गर्भ निरोधक उपाय हमने किया वो असफल हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, हम तो चाहते थे, हमने गर्भ निरोधक यूज किया कि हम चाहते थे कि गर्भाधान नहीं हो, गर्भावस्था नहीं आए, लेकिन उस समय उस गर्भ निरोधक ने हमारा साथ नहीं दिया, उस साधन ने, गर्भ निरोधक साधन का फेल हो गया। अब वो साधन अगर फेल हुआ है तो सगर्भता की स्थिति आ गई। अब हम तो चाहते ही नहीं थे, इसीलिए तो हमने गर्भ निरोधक यूज किया था, लेकिन उस समय सगर्भता की स्थिति आ गई तो फिर एमटीपी करवानी पड़ेगी। ये इसी रीजन है। तो गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण, बलात्कार हो, रेप वगैरह हो, रेप वगैरह, तो उसके अंदर ये चीजें करनी पड़ती है एमटीपी। इसके साथ ही चिकित्सक की सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है। विशेष मामले कैसे, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक और घातक हो सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें सगर्भता बने रहने की जो स्थिति है, प्रेगनेंसी जो है वो माँ और बच्चे भ्रूण दोनों के लिए अगर दिक्कत वाली हो, दोनों के लिए घातक हो, हानिकारक हो, जानलेवा हो, उस समय एमटीपी करवानी बहुत जरूरी है, अनिवार्य हो सकती है, उस समय अनिवार्य हो जाती है एमटीपी। ठीक है। अब एमटीपी के भी कुछ रीजन है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो एमटीपी के अंदर ध्यान रखने की होती हैं। वो चीज़ें ये हैं कि सगर्भता की पहली तिमाही, पहली तिमाही का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो 3 मंथ होते हैं सगर्भता के, 9 महीने की प्रेगनेंसी है, उसमें जो पहले 3 महीने हैं, पहले 3 महीने के अंदर अगर आप एमटीपी करवाओगे तो वो काफ़ी सुरक्षित हो सकती है। वो काफ़ी क्या है, सुरक्षित है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 महीने को अगर मैं सप्ताह के अंदर लिखूं तो कितने सप्ताह होंगे, 12 सप्ताह।
कितने सप्ताह? लगभग 4 सप्ताह का एक महीना होता है, तो 3 महीने के अंदर 4 कितने हो गए? 12 सप्ताह। 12 सप्ताह कहूँ या पहली तिमाही कहूँ? तो पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक जो की अवधि में कराया जाने वाला एमटीपी अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। यस, इसके बाद द्वितीय तिमाही यानी कि 6 मंथ हो गए अगर भ्रूण को, प्रेगनेंसी को 6 मंथ अगर हो गए हैं, तो उस समय जो गर्भपात है बहुत ही संकटपूर्ण होगा और घातक होता है। उस समय अगर आप एमटीपी करवाने जाओगे, घातक भी होगी, जानलेवा भी हो सकती है और संकटपूर्ण भी हो सकती है। यस, इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली ये बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी जो है गैर कानूनी रूप से करवाई जाती है। ये दिक्कत वाली बात है। अच्छे डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ अकुशल अकुशल मतलब कि जिनको नॉलेज नहीं है, अकुशल मतलब उस चीज में वो नॉलेजवान ही नहीं है, नीम हकीम, फर्जी डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं, गैर कानूनी रूप से उनके द्वारा एमटीपी करवाई जाती है। तो ये उनको नॉलेज ही नहीं है जब इस चीज का, तो वो चीजें घातक हो सकती हैं, जानलेवा हो सकती हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं, जाने भी जा सकती हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति, शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्ब वेदन का दुरुपयोग। सबसे पहली लेक्चर के अंदर हमने उल्ब वेदन पढ़ा था, जिसको अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ था एमनियोसेंटेसिस। ओके, उल्ब वेदन का मतलब होता है माता के गर्भ से इंजेक्शन के द्वारा जो है वो एमनियोटिक द्रव जो होता है, उस एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन से निकाला जाता है। उसकी कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है कि भ्रूण में कहीं जो है कोई विकार, आनुवांशिक रूप से कोई भ्रूण विकारी तो नहीं है, ये चीजें देखी जाती है। लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हुआ? दुरुपयोग इसका मादा भ्रूण हत्या के रूप में हुआ। कैसे? यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है, उल्बवेदन वाली। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, ये पता चल जाता है कि भ्रूण मादा है, उल्बवेदन से पता चल गया कि भ्रूण मादा है, तो एमटीपी करा दिया जाता है। पहले उल्बवेदन किया, उल्बवेदन से पता चला कि मादा है भ्रूण के अंदर, तो भ्रूण फिर करवा दी एमटीपी। तो ये तो क्या है, पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि ये युवा माँ के लिए और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने और गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों से रोका जा सके। जागरूकता फैलाने की बात करी है इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। मैन एमटीपी के अंदर आपको क्या याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो 12 सप्ताह तक की सेफ है एमटीपी, पहले 3 महीने वाली, 6 महीने वाली जो एमटीपी है वो हानिकारक है, जानलेवा है। 6 महीना यानी कि 24 सप्ताह, वहां पे याद रखें 6 माह नहीं लिखा आएगा, द्वितीय तिमाही आ सकता है और 24 सप्ताह आ सकता है। आपको अपने आप समझना है 6 माह वाला है, 24 सप्ताह वाली थोड़ी हानिकारक है, ठीक। उसके बाद सहगर्भता के बारे में और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। एक तो इसकी फुल फॉर्म जो है एमटीपी वाली, दूसरी पूछी जा सकती है कितनी एमटीपीयाँ होती हैं। तो संसार में जितनी प्रेगनेंसी है उसकी 20% क्या होती है, एमटीपी। 45 से 50 मिलियन टोटल एमटीपी हर साल होती है, याद रखेगा। और ये याद रखना है 1971 के अंदर भारत सरकार ने इसको कानूनी स्वीकृति दी थी, ठीक है। उसके बाद ये चीज क्लियर हुई। अब हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग इस चैप्टर की, जिसका नाम है यौन संचारित संक्रमण या यौन संचारित रोग, जिसको रतीज रोग भी कहते हैं। यौन संचारित रोग बेसिकली अपने माता पिता से बच्चे के अंदर आनुवांशिक रूप से वो ट्रांसफर होते हैं, और इस रोग के फैलने के बहुत सारे रीजन हैं। अगर आपने सेम ब्लेड का यूज़ किया है तो वो फैलते हैं, और इंजेक्शन सिरिंज जो अगर आपने सेम यूज़ करी है उससे फैलते हैं। यौन संबंध बनाने से जो है वो ये रोग एक दूसरे में फैलते हैं। इसीलिए हमने पढ़ा था कि कंडोम का इस्तेमाल करने से जो है यौन संचारित रोग जो है वो नहीं फैलते हैं, संक्रमण का खतरा कम होता है। यही वो रीजन है। आइए यौन संचारित संक्रमणों को अध्ययन करते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई या रतीज रोग, वीडी तथा जनन मार्ग संक्रमण, आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सभी की फुल फॉर्म अपन डिटेल में अभी समझते हैं। चलिए एक एक जो है अपन फुल फॉर्म देखेंगे, क्योंकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फुल फॉर्म यहाँ से दी हुई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो यौन संचारित संक्रमण क्या होते हैं? ऐसे रोग या संक्रमण जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं, यौन संबंधों के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ऐसे रोगों को अपन यौन संचारित संक्रमण कहते हैं। और उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस, पहली फुल फॉर्म है अपनी एस टी आई, एस
मतलब होता है सेक्सुअल। टी से होगा ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। आई से होगा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि यौन, सेक्सुअल सेक्सुअल से हो गया यौन, ट्रांसमिटेड से हो गया संचारित यानी एक दूसरे में फैलने वाले, और आई से हो गया इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। क्लियर हुआ एसटीआई? चलो एक तो एसटीआई दिया इसने, दूसरा इसने दिया है रतीज रोग या वीडी, वी एंड डी। वी से होता है विनेरियल, 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 और डी से होता है डिजीज, डिजीज, वेनेरियल डिजीज। वीडी मतलब क्या होता है? वेनेरियल डिजीज, हिंदी में इसको बोलते हैं रतिज रोग, इसी का दूसरा नाम है। और उसके बाद लास्ट जो दिया इसने दिया है वो दिया है आर टी, एक सेकेंड, आर टी आई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव यानी जनन, ट्रैक यानी मार्ग, और आई यानी इन्फेक्शन यानी संक्रमण, यानी कि जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्लियर हुआ क्या? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इसका वीडी का वेनेरियल डिजीज, वीडी का क्या हो गया? वेनेरियल डिजीज। और दूसरा जो है एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, एसटीआई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड और इन्फेक्शन। क्लियर हुई फुल फॉर्म में? ऐसे रोग जो क्या करते हैं, मैथुन के द्वारा जो है वो संचारित होते हैं, फैलते हैं, ऐसे रोगों को अपन क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ, सुजाक, गोनोरिया, सिफिलीज, हर्पीज, जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पीजा, क्लैमीडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, यकृत सोत बी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित और घातक एचआईवी या एड्स आदि यौन संचारित रोग हैं। ये जो लाइनें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला रोग दिए गए हैं सुजाक, गोनोरिया। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, निम्न में से कौन सा यौन संचारित संक्रमण नहीं है? 3 ऑप्शन देंगे जो इनमें से होंगे, एक ऑप्शन आउट देगा जो आपको टिक करना है। और कभी कभी पूछते हैं कौन से यौन संचारित संक्रमण हैं जो उपचार योग्य नहीं है, कोई उपचार योग्य कौन सा है इनमें में से, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, अपन आराम से समझ देंगे। सबसे पहले आता है सुजाक या गोनोरिया, उसके बाद जो है वो सिपिलिस, ठीक है, उसके बाद हर्पिज है, और उसके बाद जननिक परिसर्प है। हर्पिज जननिक परिसर्प का एक और नाम है, इंग्लिश के अंदर जेनेटल हर्पिजा, क्लेमीडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, और यकृत सोत बी, और लास्ट में एड्स। इन सबके साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक, सबसे ज्यादा हैवी और खतरनाक कौन सा है? एचआईवी या एड्स। इसके बारे में आप 8वें चैप्टर के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर एड्स को अपन आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ संक्रमण, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत सोत बी, जो लास्ट में हमने देखा यकृत सोत बी, और साथ ही साथ जो एचआईवी संक्रमण जो है एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाले कैसे फैलते हैं, ये देखो, यकृत सोत बी हो गया, एचआईवी हो गया, ये संक्रमण जो है एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, साझा यानी शेयर करके अगर आपने सुई या टीके का इस्तेमाल किया है एक संक्रमित व्यक्ति का, तो ये जो संक्रमण है वो फैलेंगे। शल्य क्रिया के औजारों के अंदर जो आपने सर्जरी करी है उसके औजार अगर आपने सेम यूज कर दिए किसी संक्रमण वाले के, साथ ही साथ आपने ब्लड ट्रांसफर किया है किसी संक्रमण वाले का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, या फिर संक्रमित माता है कोई, तो उसके गर्भस्थ शिशु के अंदर ये रोग फैल जाते हैं, संचारित हो सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से रोग उपचार योग्य हैं, देखो, यकृत सोत बी, जननिक परिसर्प और एचआईवी संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। इसका मतलब ये है, एक तो आपका यकृत सोत बी हो गया, दूसरा आपका हो गया जननिक परिसर्प, और तीसरा हो गया एचआईवी। ये जो 3 रोग हैं, यकृत सोत बी, जननिक परिसर्प और एचआईवी, ये उपचार योग्य नहीं है। इनको छोड़ के अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन आ गया, सुजाक, गोनोरिया का, सिपिलिस का, हर्पिस का, लैंगिक मस्सों का, ट्राइकोमोनस्ता का, क्लेमीडियता का, तो वो उपचार योग्य है पूर्णतः। लेकिन अगर यकृत शोथ बी हो गया, जननिक परिसर्प हो गया, या एचआईवी हो गया, तो वो संक्रमण उपचार योग्य नहीं है, अभी तक उसका कोई इलाज नहीं आया है। क्लियर? याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले खूब सारे, ये इस लाइन से खूब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए। बस शर्तें हैं कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना जाना चाहिए, उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए पूरी तरह से। बाकी वाले जो उपचार योग्य भी कब होंगे, बाकी वाले जो रोग हैं जिसको मैंने पूरी तरह उपचार योग्य बोला, वो भी उपचार योग्य तब होंगे जब उनको अपन स्टार्टिंग में ही पहचान ले, शुरुआती अवस्था में उनका उचित ढंग से इलाज कराएं, तो वो भी उपचार योग्य, नहीं तो वो भी खतरे वाले यौन संचारित रोग है। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होंगे। तो जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत हल्के फुल्के होते हैं,
जो कि क्या होंगे, जननी क्षेत्र, जो जनन क्षेत्र है, गुप्तांग है, उसके अंदर खुजली होगी, तरल स्त्राव आएगा और हल्का दर्द होगा, सूजन वगैरह हो सकती हैं। संक्रमित स्त्रियां जो हैं वो अलक्षणी, कभी कभी लक्षण प्रकट ही नहीं होते इसलिए अलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट ही नहीं होते इसलिए लंबे समय तक उसका पता नहीं चलता अपने को। लक्षण प्रकट नहीं होगा तो अपने को तो लक्षण से ही पता चलती है कोई भी चीज़। जब लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है इसका मतलब हमें तो पता ही नहीं चलेगा संक्रमण है या नहीं है, तो लक्षण कभी कभी ये चीज़ हो सकती है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना। कभी कभी संक्रमण की जो स्टार्टिंग फेज है उसके अंदर लक्षण प्रकट नहीं होते, यहाँ होते हैं तो कम महत्वपूर्ण लगते हैं हमें। और दूसरा, यौन संचारित संक्रमणों से सामाजिक जुड़े सामाजिक कलंक का डर जो है वो संक्रमित व्यक्ति को जांच और उपचार करने से रोकता है। पहला तो स्टार्टिंग के अंदर लक्षण प्रकट नहीं होते अच्छे, जो हमें समझ में आए, अगर होते हैं वे तो कम महत्वपूर्ण लगते हैं। दूसरा, जो यौन संचारित संक्रमण की समाज के अंदर जो स्थिति है, सामाजिक कलंक मानते हैं। अगर कोई यौन संचारित या एड्स वाला कोई व्यक्ति है तो उसको समाज के अंदर जो है उसको अलग रखा जाता है, समाज के अंदर उसकी उपहासना कह सकते हैं, समाज के अंदर उसको अलग नज़र से देखा जाता है। तो इस सामाजिक कलंक जो है इसका डर रहता है और व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति समय पर जांच नहीं करवाता है, उपचार नहीं करवाता है और वो खतरा मोल लेता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो कि श्रोणि सोतज रोग, एक और फुल फॉर्म वाला सीन आया है यहाँ पे, पी आई डी, श्रोणि यानी कि पेल्विस, पी से हो गया पेल्विस, पेल्विक या पेल्विस, और श्रोणि सोतज पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज, पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है, वही पेल्विक इन्फेक्शन डिजीज हो सकते हैं, श्रोणि सोतज रोग हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो है वो पेल्विक आई से इन्फेक्शन नहीं है, हाँ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, पी आई डी, पेल्विक इन्फ्लामेंट्री डिजीज, कौन सा, पेल्विक इन्फ्लामेंट्री डिजीज। इन्फ्लामेंट्री का मतलब होता है सूजन। पेल्विक जो क्षेत्र है आपका, श्रोणि क्षेत्र, उसके अंदर सूजन वाले ये चीज़ें आपके आगे जाके होती है ना, गंभीरताओं के अंदर सूजन आ जाती है श्रोणि, और वो रोग है एक तरह का, पी आई डी, पेल्विक इन्फ्लामेंट्री डिजीज, माफ़ी चाहता हूँ, पेल्विक इन्फ्लामेंट्री डिजीज, ओके। उसके बाद इसके साथ साथ गर्भपात वाली स्थितियां हो सकती हैं, मृत शिशु का जन्म हो सकता है इन रोगों की वजह से, अस्थानिक सगर्भता हो सकती है, बंध्यता हो सकती है, बच्चा पैदा नहीं होगा आगे जाके, जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है, ये सारी चीजें इस रोगों की वजह से हो सकती हैं। यौन संचारित संक्रमण जो है स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसकी आरंभिक अवस्था में पहचान करी जानी चाहिए। रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, जागरूक हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष के जो लोग हैं या किशोरावस्था वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर ये घटनाएं बहुत ज़्यादा संख्या में दर्ज की जाती हैं। ये आयु वही है जिसमें हम लोग भी आते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। इसके बचाव के जो उपाय हैं वो भी हमारे हाथों के अंदर है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं। आपको क्या करना है भविष्य के अंदर, देखो, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना है। अगर आप मैथुन कर रहे हो तो उस समय आप सदैव कंडोम का इस्तेमाल करिए। अगर आपको कोई आशंका है, कुछ दिक्कत है, तो आप प्रारंभिक जांच के लिए योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पूरी पता लगाएं और पूरा उसका इलाज कराएं। ये इसके है, ये सब करोगे तो आप जो है वो इस चीज़ से बच सकते हो। उसके बाद जो है इस चैप्टर का जो है वो सबसे लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी या बंध्यता। इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट है बंध्यता, और अभी अपन इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बंध्यता से कहने का तात्पर्य है, कोई व्यक्ति है वो काफ़ी लंबे समय से मैथुन कर रहा है, सहवास के अंदर है, लेकिन फिर भी वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। एक जोड़ा, एक दंपति जो काफ़ी समय से जो है वो यौन संबंधित बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, तो उस स्थिति को जो है एक नाम दिया गया है बंध्यता या इनफर्टिलिटी, ठीक है। इस हेडिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे ये चीज़ें अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसके हल हैं, क्या इसके इलाज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी। एक जनन स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बंध्यता। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंधे हैं। भारत सहित जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं, बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो बंधे हैं, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद, उन्होंने असुरक्षित सहवास कर लिया, मैथुन कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तो ये स्थिति बंध्यता कहलाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। शारीरिक रूप से, जो कि शारीरिक हो सकता है, बिल्कुल शारीरिक हो सकता है, यस। जन्मजात हो सकता है, जन्मजात से किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है।
रोगजन्य ऐसा कुछ रोग हो सकता है जिसकी वजह से वो असमर्थ हैं। औषधिक और प्रतिरक्षात्मक, यहाँ उसमें प्रतिरक्षा नहीं है, मजबूत नहीं है शरीर का, है ना, वो चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं, मेंटल वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है। भारतवर्ष के अंदर प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं हो सकता है। ये समस्या जो है पुरुष साथी के अंदर भी हो सकती है। इंडिया के अंदर इंडिया अपना ऐसा देश है जिसके अंदर बच्चा न होने का कारण जो है, दोष है, वो स्त्रियों को दिया जाता है। ये कुछ अंधविश्वास या मानसिकताएं हैं, दोषी मानसिकताएं। ये जो दोष है वो स्त्रियों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये समस्या पुरुष के अंदर भी हो सकती है। ये समस्या जो है वो पुरुष साथी के अंदर भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंध्यता के क्लिनिक जो हैं वो नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती हैं। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकों द्वारा बच्चा पैदा करने में मदद। अब प्राथमिक स्तर पर जो है नैदानिक जांच जो है वो करते हैं, बंध्यता क्लिनिक वगैरह, स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ जो हैं विशिष्ट, वो ये चीज़ें करती हैं और उपचार करती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि कोई उसका उपचार नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा करने में वो फिर भी असमर्थ है। तो जहाँ वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, वहाँ कुछ तकनीकों के माध्यम से जो है बच्चा पैदा करने में मदद की जाती है। और ऐसी तकनीकें जो हैं वो सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ कहलाती हैं। ART, ART, आर्टिफिशियल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं, माफी चाहता हूँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो है टेक्नोलॉजी, है ना। हम जानते हैं सहायक हैं, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, असिस्टेड आएगा। ASSISTED, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और टी से टेक्नोलॉजी यानी तकनीकियाँ। तो रिप्रोडक्टिव जो ये जो तकनीकियाँ हैं, जिसको अपन सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ कहते हैं, ये क्या करती हैं, बच्चा पैदा करने के अंदर जो है वो मदद करती है। ऐसे दंपति जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, बहुत सारी इन्होंने नैदानिक जांच करवाने के बावजूद भी अगर वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, तो वहाँ ART जो है वो उनकी मदद करती हैं। अब इसके अंदर क्या क्या तकनीकें हैं, उन तकनीकों का अपन आगे अध्ययन करेंगे। और यहाँ से जो है अभी जो है स्टार्ट जो पैराग्राफ हो रहा है, नीट 2025 का कंफर्म सवाल यहाँ से बनेगा, कंफर्म सवाल बनेगा, एक ना एक स्टेटमेंट यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से करना है, नीट 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं। ध्यान खोल के, कान खोल के, आंख खोल के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं तकनीकों को अध्ययन करना। सबसे पहली जो तकनीक है वो आपकी है पात्रे निषेचन। कौन सी तकनीक है, पात्रे निषेचन, जिसको IVF कहा जाता है, जिसको IVF कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहर लगभग शरीर जैसी स्थितियों के अंदर निषेचन। पात्र निषेचन यानी मैं कह सकता हूं प्रयोगशाला के अंदर किसी पात्र के अंदर निषेचन करवाना, यानी जाइगोट बनाना। उस समय जो है नर युग्मक और मादा युग्मक का प्रयोगशाला के अंदर मिलान करवाएंगे, उनका संलयन करवा के जाइगोट बनाया जाएगा प्रयोगशाला के अंदर। उस जाइगोट को फिर मादा के अंदर जो है वो ट्रांसफर करवाया जाएगा। ये आपका पात्र निषेचन का कॉन्सेप्ट है। ये प्रयोगशाला के अंदर आपने स्पर्म और ओवम को मिलाया कैसे भी करके, वो भी तकनीक है आगे। उससे आपने क्या बना दिया, जाइगोट। फिर इस जाइगोट को जो है आपने कहाँ डाल दिया, मादा के अंदर। तो ये तकनीक कौन सी हुई, पात्र निषेचन। कौन सी तकनीक हुई, पात्र निषेचन। चलो एक चीज और आती, हमने जाइगोट बनाया प्रयोगशाला के अंदर। चलो यहां से समझते हैं हमने क्या किया। हमने जो है ये आपका मान लो मैं प्रयोगशाला का कोई यंत्र है, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पर्म और ओवम को स्पर्म और ओवम को मिला के जाइगोट बना दिया। ये मेरा जाइगोट है। अब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है, जाइगोट जो है विभाजन शुरू करता है। और उस विभाजन के अंदर अगर हम बात करें तो जाइगोट 2 4, 4 से 6, 8, 18, मतलब 8, 16, 32 ऐसे करके डिवाइड करता है जाइगोट अपनी कोशिकाओं। मोरूला, ब्लास्टूला, ये सारी स्टेट आती है, ब्लास्टोमेस, मियर वगैरह ये सारी चीज़ें आती है उसमें। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसकी दो स्थितियां आ गई हमारे सामने। क्या आ गई, दो स्थितियां जाइगोट की। किसकी, जाइगोट की।
हमने बोला हमने बोला कि अगर आपका जो जाइगोट है वो आपका अगर 8 ब्लास्टोमियर 8 डिवाइड हुए हैं, 8 ब्लास्टोमियर बनी है इसकी अगर, तो जब तक वो 8 ब्लास्टोमियर का जब है उस समय अगर आप उसको स्थानांतरित करवाना चाहते हो तो आपको कहाँ करवाना पड़ेगा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। एफ टी मतलब फेलोपियन ट्यूब में शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये आपका अगर ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, ये आपका मादा का जो है जनन मार्ग है। यहाँ अब यहाँ आपका जो ओवम है और यहाँ से जब ये स्पर्म मिलता है एम्पुला क्षेत्र के अंदर निषेचन होता है, तो यहाँ से फिर वो डिवाइड करना स्टार्ट होगा। डिवाइड करते करते यहाँ पे गर्भाशय की ओर ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे ये डिवाइड करते करते आगे बढ़ता है, 2 से 4 8 8 कोशिका वाला जो है वो फेलोपियन के अंदर 8 ब्लास्टोमियर वाला मिल जाता है आपको। 8 नेचुरली अपन अगर प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो 8 ब्लास्टोमियर यहाँ फेलोपियन नलिका में बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसने जो है 8 ब्लास्टोमियर का अगर आप भ्रूण बना दिया आपने प्रयोगशाला के अंदर, 8 उसने डिवाइड करके 8 ब्लास्टोमियर बना दी, तो फिर उसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? अब आप चाहते हो ट्रांसफर करूं मैं, तो आपको फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप ट्रांसफर करोगे। लेकिन मोर देन अगर 8 हो गया, मोर देन 8 हो गया, 8 से अगर ज़्यादा हो गया, 8 से क्या हो गया? ज़्यादा। 8 8 ब्लास्टोमियर से 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा कोशिकाओं वाला भ्रूण हो गया, से ज़्यादा कोशिकाओं वाला भ्रूण हो गया, तो फिर आपको जो है सीधा सीधा किसमें जो ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा? गर्भाशय के अंदर, क्योंकि 8 से ज़्यादा फिर वो गर्भाशय में आ जाता है। प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर होने पर वो 16-32 के अंदर वो गर्भाशय के अंदर पहुंच जाता है। तो अपने को 8 से ज़्यादा होते ही कहाँ डाल देना है? 8 16 जो भी है उसकी स्थिति में आपको इसका ट्रांसफ़र जो है कहाँ करवाना पड़ेगा? गर्भाशय के अंदर। कहाँ करवाना पड़ेगा? गर्भाशय के अंदर। ठीक है, इसको 2 नाम दे दिए हमने। इसको क्या कर दिए? 2 नाम दे दिए। पहला जो है इसको हमने नाम दे दिया ZIFT, जाइगोट। जो आपने जाइगोट बनाया है वो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो आपने जाइगोट बनाया उसको आप फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हो, फेलोपियन ट्रांसफर कर रहे हो। कौन सा ट्रांसफर कर रहे हो? फेलोपियन ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर तक का है वो। तो इसका नाम हो गया जिप्ट। इसका नाम हो गया IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मतलब आप इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर रहे हो, गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोल दिया मैंने। क्लियर? क्या मैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर सकता हूं? चलिए एनसीईआरटी की ओर आगे बढ़ते हैं और चीजें समझने का प्रयास करते हैं। पात्र निषेचन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अर्थात शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा भ्रूण का ट्रांसफर, क्योंकि हमने जाइगोट बनाया, जाइगोट ही तो भ्रूण है, उस भ्रूण का ट्रांसफर ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर या भ्रूण स्थानांतरण तकनीक होगी। भ्रूण का ही तो स्थानांतरण कर रहे हैं इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस विधि को? टेस्ट ट्यूब बेबी की कहा जाता है। लोकप्रिय रूप है, लोकप्रिय नाम है इसका टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर पति स्वस्थ हैं, पत्नी भी स्वस्थ है और अन्य कोई कारण है जिस कारण की वजह से जो है सगर्भता बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, उस समय तो आप पति और पत्नी, अगर पति और पत्नी दोनों स्वस्थ हैं, पत्नी और ये पति दोनों ही अगर स्वस्थ हैं, तो आप पत्नी से ओवम लोगे, पति से स्पर्म लोगे, ठीक है। और उसका प्रयोगशाला के अंदर क्या करवाओगे? युग्मनज बनाओगे, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर युग्मनज या जाइगोट बनाओगे निषेचन करवा के। लेकिन अगर पत्नी स्वस्थ नहीं है तो फिर कोई दाता स्त्री लेंगे जो दान करेगी ओवम का, फिर दाता स्त्री लेंगे। लेकिन अगर पति स्वस्थ नहीं है तो कोई दाता पति लेंगे जो उस स्पर्म का दान करे। दोनों ही स्वस्थ नहीं है तो दोनों ही दाता रूप में लेंगे, दोनों दोनों जो हैं वो दाता लेंगे, डोनर लेंगे कहीं ना कहीं से, जो कि ओवम और स्पर्म दोनों दे देंगे अपने को और अपन युग्मनज बना देंगे उससे। तो ये चीज़ें दोनों ही स्वस्थ हैं तो आप आराम से करवाओ इनका, ठीक है। तो हमने क्या किया? प्रयोगशाला में पत्नी का लो या दाता स्त्री का लो अंडा, पति का लो या दाता पुरुष का लो शुक्राणु, और उसको एकत्रित करो, प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों के अंदर युग्मनज बना दो, जाइगोट बना दो।
इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण है आपका 8 ब्लास्टोमेर तक था। स्टार्टिंग का जो भ्रूण है अगर 8 ब्लास्टोमेर तक है उसको फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। मैंने बताया आपको, जिसे युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, ये पूरा नाम है, युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT कहते हैं, जिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जिप्ट कहते हैं। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमीर से अधिक का होता है उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, IUT कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये भी चीज मैंने बताई। क्लियर? क्या ये क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये तो अपना पात्र निषेचन खत्म हुआ। उसके बाद जो है वो आता है जीवे निषेचन। पात्र निषेचन यानी कि प्रयोगशाला में किसी पात्र के अंदर आप युग्मनज बनाओगे, उसके बाद जो है उसका ट्रांसफर करोगे भ्रूण स्थानांतरण तकनीक द्वारा। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो तकनीक है वो है आपकी जीवे निषेचन। अब इसको देखेंगे। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, वो था इन विट्रो, ये है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन करेंगे से बनने वाले भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जीवे निषेचन में क्या होता है, जिन स्त्रियों के अंदर अगर अब किसी स्त्री के अंदर गर्भ धारण करने की समस्या है तो फिर उसके अंदर जो है जीवी निषेचन तकनीक काम करेगी और युग्मकों, स्त्री के भीतर ही जो है युग्मकों का संलयन करवाएंगे और उससे बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे मामले में जहां स्त्रियां जो है वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन के लिए और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जाता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर के उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर जाएगा, जिसको GIFT कहते हैं, ये कर दिया जाता है। अब क्या देखो, मान लो कोई एक ऐसी स्त्री है, मान लेते हैं एक स्त्री है जो स्त्री निषेचन और गर्भधारण के लिए उपयुक्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ उसके अंदर तकलीफ ये कि वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, अंडाणु उसके शरीर में नहीं बन रहा है, वो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही है। ये अगर उसके अंदर दिक्कत है, निषेचन में वो सही है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और गर्भधारण के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ अगर अंडाणु उत्पन्न करने में है, तो उस समय एक तकनीक काम करती है जिसको अपन GIFT कह रहे हैं, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर यानी कि हम एक दाता स्त्री के पास जाएंगे, दाता स्त्री से एक अंडाणु लेंगे और उस स्त्री के अंदर ट्रांसफर करवा देंगे, जो स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, जो स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर रही है उसके अंदर किसी दाता स्त्री से अपन अंडाणु लेके अंडाणु उसकी फेलोपियन नलिका में अंडाणु को डाल देंगे। अब वो स्त्री निषेचन तो कर सकती है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर पा रही थी, वो स्त्री गर्भ धारण भी कर सकती है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंडाणु हमने बाहर से डाल दिया जिप्ट तकनीक द्वारा, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन नलिका स्थानांतरण, GIFT। याद रखेंगे फुल फॉर्म, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो अब हमने गेमेट जब डाल दिया है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आराम से निषेचन और गर्भ धारण कर सकती है। तो ये चीज एक तकनीक ये है, जहां अंडाणु स्त्रियां जहां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती वहां जिप्ट काम आएगा। यस। उसके बाद प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए, अब प्रयोगशाला जो होती है उसके अंदर हमने जब बात करी पात्र निषेचन की कि एक प्रयोगशाला के अंदर आप भ्रूण कैसे बनाओगे, अंडाणु और शुक्राणु को कैसे जोड़ोगे, उसके अंदर संलयन कैसे करवाओगे, तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए जो है एक विधि काम करती है जिसको अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा गया है। और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो फुल फॉर्म है ना वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ही एक इतनी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा। इसको इंग्लिश के अंदर लिखा गया है इसने RCSI, क्या लिखा गया है, RCSI। अब इस RCSI का क्या मतलब है, माफी चाहता हूं ICSI है, माफी चाहता हूं ICSI है, क्या है ICSI, क्या फुल फॉर्म बन सकती है, अंतः कोशिकीय, मतलब मैं कह सकता हूं इंट्रा सेलुलर, अंतः कोशिकीय बन गया इंट्रा सेलुलर। शुक्राणु से मैं क्या कह सकता हूं, स्पर्म। निक्षेपण का मतलब होता है इजेक्शन, इजेक्शन क्या होता है, इजेक्शन, प्रवेश करवाना, निक्षेपण करना, प्रवेश करवाना, इजेक्शन। अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इंट्रासेलुलर स्पर्म इजेक्शन, क्या होगा, इंट्रा
सेल्यूलर स्पर्म इजेक्शन। क्या बात क्लियर हुई? दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। प्रयोगशाला के अंदर एक अंडाणु को लिया जाता है, सिरिंज जो होती है सुई, उस सुई के अंदर शुक्राणु को भरा जाता है। एक शुक्राणु, ये माइक्रोस्कोपिक काम है, छोटे लेवल का काम है, उसमें सिरिंज भी, इसकी सुइयां भी जो है वो अलग आती है। एक सुई के अंदर एक शुक्राणु को कैसे भी करके वो भरा जाता है, और उस शुक्राणु को जो है सुई के माध्यम से, बहुत छोटी सुइयां होती हैं, और अंडाणु खुद भी तो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक काम है। माइक्रोस्कोप से देख के इस अंडाणु के अंदर जो है उस स्पर्म को इंजेक्शन के माध्यम से जो है वो निक्षेपित कर दिया जाता है, और जिसके माध्यम से निषेचन संपन्न होगा और प्रयोगशाला के अंदर ऐसे भ्रूण बनता है। ठीक है, शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है इंजेक्शन के द्वारा। बंध्यता के ऐसे मामलों में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं। अब जब दिक्कत पुरुष में हो, पुरुष जो है या तो पुरुष के अंदर शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं अच्छे खासे, या फिर वो स्त्री को वीर्य सेचित नहीं कर सकता है, अपने शुक्राणु जो है वो स्त्री की योनि के अंदर नहीं डाल पा रहा, इस योग्य वो नहीं है, दिक्कत पुरुष के अंदर अगर है, तो वहां पर जिसके अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, अगर संख्या शुक्राणु की कम है उसके वीर्य में, तो ऐसे दोष का निवारण करने के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन करवाया जाता है, जिसको लिखा है इसने AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक से किया जाएगा। इस तकनीक में अपन क्या करेंगे, पति या स्वस्थ दाता से, एक स्वस्थ दाता लेंगे, उस स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेंगे अपन, पति से भी ले सकते हैं। अगर पति में शुक्राणु वगैरह वाली समस्या नहीं है, संख्या वाली, तो पति से लेंगे, और संख्या की अगर समस्या है तो अपन एक स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेंगे, और कृत्रिम रूप से जो है, इंजेक्शन से हो चाहे कैसे भी हो, एक कृत्रिम रूप से उस स्त्री की योनि में सीधे शुक्राणु डाल देंगे, अथवा उसके गर्भाशय में प्रवेश कर देंगे उन शुक्राणु को, ताकि वो शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु के पास चले जाए और निषेचन हो। अतः गर्भाशय वीर्य सेचन या IUI भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? IUI, यू और आई, यानी कि अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, अंतः गर्भाशय यूरिस। अगर आप गर्भाशय के अंदर जो है उन शुक्राणुओं को डालोगे तो इसको अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा इन क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धतापूर्ण संचालन की हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं को करने के लिए बहुत ज़्यादा उच्च स्तर की तकनीकें चाहिए, एक मॉनिटरिंग चाहिए, इसमें लिखा ना हैंडलिंग चाहिए, ऊपर संचालन चाहिए पूरा, ऐसे मतलब नॉर्मल नहीं छोड़ सकते इन चीज़ों को, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, और ये बहुत महंगी भी होती हैं। पूरे देश में कुछ ही शहरों के अंदर ये उपलब्ध हैं सुविधाएं। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं, अगर महंगी है तो कुछ सीमित लोग ही इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक गठन भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम संतान प्राप्ति है। भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं, ऐसे अनेक बच्चे हैं जो अनाथ हैं, माता पिता नहीं है, दीनहीन बच्चे हैं, जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। तो हमारा देश जो है उसने एक विधि बनाई, कानूनी जो है वो शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत है, कानूनी रूप से किसी शिशु को अपन गोद ले सकते हैं। जो दंपति बंध्यता के अगर ये चीज़ें नहीं करना चाह रहे हैं या इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन तकनीकों को, तो वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उन्हें, उनके लिए संतान प्राप्ति का ये सर्वोत्तम उपाय है गोद लेना, ये कानूनी रूप से जो स्वीकार है। इसी के साथ चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। एकदम अच्छे से हमने चैप्टर को समाप्त किया। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे जाएंगे, और वो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का हमारे इन 3 लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर कंप्लीट किया, और इन 3 लेक्चरों से ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कंफर्म गारंटी है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, और जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई उनमें से ही सवाल आएगा, इस बात की कंफर्म गारंटी है। सारांश आप घर पर पढ़ लेना। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर की आएगी तो उसके अंदर PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। थैंक यू। इसी के साथ विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।